अगर आप सैलरी ले रहे हैं और 12 डिफरेंट बेनिफिट्स भी आपको मिल रहे हैं तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। आमतौर पर यही समझा जाता है कि जो भी सैलरी के अगेंस्ट हमें कोई बेनिफिट मिलता है वो सारे के सारे टैक्सीबल है। ऐसा नहीं है, कुछ हमारे पास एग्जम्पशंस भी अवेलेबल है। आज के छोटे से टॉपिक के अंदर हम इसको स्टडी करते हैं। आप देखें प्रैक्टिकल लर्निंग है, उसमें हूँ फ़हीम महबूब। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। तो सैलरी के हवाले से हम डिफरेंट लेक्चर देख चुके हैं जिसके अंदर हमने डिफरेंट टाइम पे जो डिस्कशंस हैं वो की हैं कि जो सैलरी की टैक्स रिटर्न है किस तरीके से फाइल करते हैं, कैसे कैलकुलेशन करते हैं, कैसे रिकन्सिलेशन करते हैं, और प्रॉपर हमने रिकनसाइल करने के बाद टैक्स रिटर्न फाइल करना भी सीखा। इससे पहले मैंने एक लेक्चर बनाया, उसको आप देख लीजिए, उसमें बड़ी डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। अब क्वेश्चन ये आता है कि हमारे पास कुछ एग्जम्पशन भी अवेलेबल है, तो बिल्कुल ऐसे ही है, कुछ हमारे पास एग्जम्पशन अवेलेबल है। सबसे पहली जो एग्जम्पशन है वो कौन सी है? तो सबसे पहली जो एग्जम्पशन है वो कौन सी है? 10% ऑफ मेडिकल, मतलब मेडिकल के फॉर्म में जो 10% एग्जम्पशन हमें मिल सकती है। बेसिक सैलरी का जो 10% है वो हमें मेडिकल की फॉर्म में एग्जम्पशन मिल सकता है। बेसिक सैलरी का 10% का मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल किसी की 1 लाख रुपया सैलरी है तो उसका 10% अगर हम लें तो 10,000 हमारा एग्जम्प्ट है और 90,000 के ऊपर हमारा जो टैक्स है वो चार्ज होगा। मतलब ये है कि जो स्लैब रेट है, जो टैक्सीबल इनकम है वो क्या है? 90,000 है। अब नॉर्मली ये होता है कि जो कुछ एम्प्लॉयर तो इसकी एडजस्टमेंट लेके ही आपका टैक्स डिडक्ट करते हैं, लेकिन कुछ सिचुएशन में जो 100 के ऊपर ही वो टैक्स चार्ज हो रहा होता है। तो आप डिस्कशन करके जो भी रेलिवेंट पॉलिसी है, ऑडिट है या टैक्स डिपार्टमेंट है, उनको बता सकते हैं कि ये एग्जम्पशन माइनस करने के बाद हमारा टैक्स चार्ज करें ताकि आपको इसका बेनिफिट मिल सके। और नॉर्मली यह बेनिफिट जो है वो अवेलेबल होना शुरू हो भी गया है। मेडिकल के ऊपर हम पहले लेक्चर देख चुके हैं जहां पे हमने ये देखा था कि अगर आपको रीइंबर्समेंट मिल रही है या आपको कार्ड मिला हुआ है तो उस केस में क्या सिनेरियो है। अगर हम अभी यहाँ पे डिस्कस करेंगे तो शायद ये लेक्चर जो है लंबा हो जाए। उसके बाद आता है अगर आप कोई लोन लेते हैं अपने एम्प्लॉयर से और उस लोन की जो वैल्यू है वो लेस देन 1 मिलियन है, मतलब 10 लाख से कम है, तो फिर भी आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। ये भी आपके लिए एक बेनिफिट है। जैसे आप कभी बैंक से लोन लेते हैं तो आपको मार्कअप चार्ज किया जाता है, फॉर एग्जांपल 20% के रेट पे, जैसे अभी रेट है उसके मुताबिक आपको जो मार्कअप चार्ज किया जाता है, जिसका मतलब आपके लिए कॉस्ट होती है। तो 20% अगर हम लें तो हम ये कह सकते हैं कि आपको 14 लाख रुपए वापस देना पड़ेगा। लेकिन इस केस में आप एम्प्लॉयर से लोन लेते हैं और वैसे ही रिटर्न कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे चूंकि बेनिफिट आपको मिल रहा है तो इसलिए रूल ने यहाँ पे, कानून ने एक लिमिट लगा दी कि अगर 10 मिलियन से कम बेनिफिट होगा तो कोई टैक्स नहीं होगा। इससे ऊपर होगा तो लोन के लेक्चर में हम देख चुके हैं कि हमने कैसे एक्चुअल बेसिस पे उसकी कैलकुलेशन करनी है और हर साल जो इनकम है आपकी सैलरी इनकम में ऐड होकर टैक्स होगा। लेकिन 1 मिलियन से कम लोन है तो कोई टैक्स नहीं है। ये भी आपके पास एक सिचुएशन अवेलेबल है जहां पे एग्जम्पशंस हैं, जहां पे आपको बेनिफिट मिल रहा है लेकिन टैक्स कोई नहीं है। उसके बाद क्या आता है? वर्कर प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड। ये क्या होता है कि रूल के मुताबिक जो कंपनी का प्रॉफिट है उसका 5% जो होता है वो कंपनी को एज पर लॉ जो अपने वर्कर्स के अंदर उसको डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। फॉर एग्जांपल 5% की वैल्यू बनती है 50 मिलियन। तो इसके ऊपर भी हम कभी सेपरेट लेक्चर बनाएंगे कि किस तरीके से इसकी कैलकुलेशन करनी है, क्या रिस्क फैक्टर है, क्या फैक्टर है जिसके मुताबिक कैलकुलेशन होगी और कितना गवर्नमेंट को पे होगा। कभी डिटेल में इस ऑडिट और इस लेक्चर के ऊपर डिटेल में लेक्चर देखेंगे। लेकिन अभी आपने याद ये रखना है कि कानून के मुताबिक जो इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग कंपनीज हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, उनके ऊपर या इवन कुछ दूसरे सेक्टर्स में भी तो 5% जो प्रॉफिट जो है वो आपने डिस्ट्रीब्यूट करना होता है जो आपके वर्कर्स हैं। वर्कर्स की डेफिनेशन जो है वो फिर कभी देखेंगे कि उस डेफिनेशन में कौन कौन फॉल करता है। तो वो जो आपको इसके अगेंस्ट लेट से आपको 2 लाख रुपया मिल गया है किसी एक साल में, तो आपकी सैलरी इनकम में वो ऐड किया जाएगा लेकिन उसके ऊपर टैक्स कोई नहीं होगा। तो ये भी आपके लिए एक तरह की एग्जम्पशन है, सेविंग है, जो कि बेनिफिट आपको मिल रहा है लेकिन उसके ऊपर टैक्स नहीं है। उसके बाद क्या आता है? सब्सिडाइज फूड। अगर आपको कोई सब्सिडाइज फूड मिल रहा है, फॉर एग्जाम्पल आपको लंच मिलता है, तो लंच की जो वैल्यू है लेट से हम ये कहते हैं 700 की कॉस्ट पड़ती है कंपनी को और कंपनी आपको कहती है आप सिर्फ 100 रुपीज़ दे दें या कुछ भी ना दें या 50 दे दें, तो बाकी जितनी भी अमाउंट है वो कंपनी आपके बिहाफ पे कर रही है, वो भी आपके लिए बेनिफिट है, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। उसके बाद कोई अगर आपके एजुकेशन के जो एक्सपेंसेस हैं आपके चिल्ड्रंस के, कुछ जगह पे जो एम्प्लॉयर है वो आपको जो एजुकेशनल की फॉर्म में जो अमाउंट देता है, एक्सपेंसेस की फॉर्म में अमाउंट देता है, उसके ऊपर भी कोई टैक्स नहीं है। वो भी आपके लिए एग्जम्पशंस है। जितनी भी अमाउंट है आप उसको रीइंबर्स करें और आपको बेनिफिट दे दिया जाएगा लेकिन उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। इसी तरीके से अगर हम अगली बात करें कि अगर आपको अच्छा इसमें एक और पॉइंट ऐड कर लें कि अगर आप जॉब कर रहे हैं और साथ पढ़ भी रहे हैं और स्कॉलरशिप आपको मिल रही है कंपनी की तरफ से, उसके ऊपर भी कोई आपका टैक्स नहीं होगा। अगर आप प्रोवाइडेड कि अगर आप प्रॉपर डॉक्यूमेंट दें कि किस यूनिवर्सिटी में या किस अदारे में पढ़ रहे हैं और उसके ऊपर आपको कुछ अमाउंट मिलती है और उस अदारे में आप जमा कराते हैं, पूरी ट्रेल क्लियर हो पेमेंट्स की, ट्रांजेक्शन्स की, तो वो भी आपके लिए बेनिफिट होगा लेकिन उसके ऊपर कोई टैक्स अवेलेबल नहीं होगा।
फिर आता है अगला पॉइंट, ये जो पेंशन होता है, ग्रेजुटी होता है या प्रोविडेंट फंड होता है। पेंशन जब कोई रिटायर होता है तो गवर्नमेंट अदारे में भी मिलती है और कुछ प्राइवेट अदारे भी हैं जो पेंशन देते हैं। इसी तरीके से ग्रेजुटी जो है ये भी एक तरह की एक पॉलिसी होती है कि जब आप किसी भी कंपनी में काम करते हैं तो साल के 6 महीने के बाद एक सैलरी आपको एक्स्ट्रा दी जाती है, तो या साल के बाद एक एक्स्ट्रा सैलरी दी जाती है जो ड्यू हो जाती है। तो वो ग्रेजुटी और पेंशन जो है ये तो फुली एग्जम्प्ट है। इन केस ऑफ प्रूव अगर गवर्नमेंट का अदारा है तो सारी एग्जम्प्ट होगी। अगर आपको जो पेंशन दूसरे भी कुछ रिकग्नाइज पेंशन फंड होते हैं उसमें भी जो आपको मिलेगी वो भी सारी एग्जम्प्ट होगी इन केस ऑफ प्राइवेट। सेम इसी तरीके से एक ग्रेजुटी है, अगर आपका जो फंड है वो रिकग्नाइज्ड है, गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड है, एफबीआर से रजिस्टर्ड है, जिसका एक प्रोसेस है, आप फिर कभी देखेंगे कि कैसे इसको किया जाता है, क्योंकि अभी इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे तो लंबे लेक्चर्स होंगे। तो अगर वो उस रिकग्नाइज ग्रेजुटी फंड से अमाउंट आ रही है तो फिर भी आपने कोई टैक्स नहीं देना है, ये भी आपके लिए बेनिफिट होगा। सेम इसी तरीके से पीएफ है, प्रोविडेंट फंड है। प्रोविडेंट फंड अगर रिकग्नाइज होगा तो कोई टैक्स नहीं होगा, अगर रिकग्नाइज नहीं है तो 16 जो अबव आपको जितनी भी अमाउंट मिलेगी, यानी कि इंटरेस्ट की अमाउंट, फॉर एग्जांपल आपकी मंथली कंट्रीब्यूशन है 5000, एम्प्लॉयर भी 5000 कर रहा है, करते करते आपकी अमाउंट जो है 2 लाख रुपए हो गई है और इसके ऊपर प्रॉफिट भी आपको रिसीव होता है, तो जिस पीरियड में आपको मिलेगा सारे का सारा टैक्सेबल होगा अगर ये रिकग्नाइज नहीं होगा। लेकिन अगर ये प्रॉपर रजिस्टर्ड है, रिकग्नाइज्ड है, तो फिर जो कंट्रीब्यूशन होगी आपकी, इसमें तो आपने ऑलरेडी टैक्स दे दिया जब सैलरी आपने रिसीव की, उस टाइम टैक्स दे चुके हैं, ये भी एग्जाम्प्ट हो जाएगा। और उसके ऊपर जो 16% और जो प्रॉफिट है, मैक्सिमम जो रिटर्न होगा 16% तक अलाउ होगा। और अगर यानी कि प्रॉफिट आपने जो फंड है कंपनी ने इन्वेस्ट किया उसके ऊपर 16% प्रॉफिट आया तो आपके लिए कोई टैक्स नहीं होगा। लेकिन अगर 16 से ऊपर जाएगा तो एडिशनल जितनी अमाउंट होगी वो टैक्सेबल होगी, तो आपके लिए एग्जाम्पशन जो है वो 16% तक की अवेलेबल। उसके बाद अगला पॉइंट क्या आता है कि अगर आपको एक कार मिली हुई है जिसके अंदर आप ऑफिशियल यूज शो ये करते हैं कि जी आप ऑफिशियल यूज कर रहे हैं, सारी की सारी कार जो व्हीकल है वो ऑफिशियल पर्पज के लिए यूज होती है। अब इसको क्वांटिफाई करना बड़ा मुश्किल होता है कि कार आपको दे दी गई, आप घर से ऑफिस तक आते हैं, ऑफिस से बाद फील्ड में जाते हैं, आपकी जॉब की नेचर इस तरह की है, आप मार्केटिंग या सेल्स के बंदे हैं, इवन एचआर के, किसी भी डिपार्टमेंट के, लेकिन फील्ड विजिट है, तो रूल ये कहता है कि जी अगर आप सारी के सारी ऑफिशियल पर्पज के लिए यूज कर रहे हैं वो गाड़ी तो आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं होगा। लेकिन ऑब्वियसली इसको क्वांटिफाई करना, सेपरेट करना या इसको जस्टिफाई करना बड़ा मुश्किल होता है, या सेपरेट करना कि जी ये मैं सारे का सारा ऑफिशियल पर्पज के लिए यूज कर रहा हूं। तो ये नॉर्मली ये होता है कि कार डिक्लेयर कर दी जाती है एम्प्लॉयर की तरफ से कि ऑफिशियल पर्पज है, लेकिन एम्प्लॉयर उसको पर्सनल काम के लिए भी यूज कर रहा होता है, तो इस वजह से उसके ऊपर भी कोई टैक्स नहीं है, वो भी आपको एक बेनिफिट मिलता है और एग्जम्पशन की फॉर्म में आपको दे दिया जाता है। वेयर एज अगर आप ये कहते हैं पर्सनल यूज भी ऑफिशियल भी है तो फिर गाड़ी की जो वैल्यू होगी, कॉस्ट होगी, उसका 5% जो है वो आपकी हर साल सैलरी के अंदर ऐड कर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल 10 लाख की गाड़ी है तो उसका 20 लाख की गाड़ी है लेट से, तो उसका 5% बनता है 1 लाख रुपया, तो आपकी जो टैक्सेबल सैलरी होगी लेट से 2 मिलियन है तो उसमें ये भी ऐड कर लिया जाएगा, 2.1 मिलियन के ऊपर जो टैक्स है वो चार्ज होगा। लेकिन नॉर्मली मैंने देखा है कि वो उसको ऑफिशियल पर्पज के लिए डिक्लेयर कर दिया जाता है और ये भी आपके लिए एग्जम्पशंस अवेलेबल हो जाती है। तो ये डिफरेंट तरह की 11-12 हमने एग्जम्पशंस देखी हैं जो हमने अभी स्टडी की हैं। तो नॉर्मली हमारे ज़हन में ये होता है कि सारे के सारा जो बेनिफिट मिल रहा है वो टैक्सेबल, ऐसा नहीं है। जिस केसेस में ये ज़रूरी नहीं है सारे आपको मिले, मेडिकल तो तकरीबन सबको मिलता है, लोन भी तकरीबन ले लेते हैं, कुछ जगह पे वर्कर वेलफेयर फंड भी आ जाता है, सब्सिडाइज फूड भी आ जाता है। ज़रूरी नहीं है आपके लिए सारे अवेलेबल हो सकता है आपके लिए कोई अवेलेबल ना हो सकता है आपके लिए कुछ पॉइंट्स अवेलेबल हो, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि सैलरी इनकम के ऊपर भी हमारे पास कुछ एग्जम्पशन अवेलेबल हैं, ताकि उसके मुताबिक हम अपनी टैक्स रिटर्न की प्रिपरेशन करें, अपने डाटे को जो भी आपका रेलिवेंट बंदा फाइल कर रहा है उसको आप उस तरीके से शेयर करें। और मैं हमेशा ये सजेस्ट करता हूं जो टैक्स रिटर्न फाइल करता है उसको सारी चीज़ों का पता होना चाहिए, ताकि आप टैक्स ज़्यादा या कम ना दें और बाद में सब्सिक्वेंट जो नोटिस आते हैं उनकी कंप्लाइंस आप 100 तरीके से कर सकें, अब आप अच्छे तरीके से कर सकें। अब आपके पास कोई सजेशन हो, क्वेश्चन हो, आप मेंशन कीजिए, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है ये कंटिन्यू रहे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।